गांव की चौपाल। एक बरगद के नीचे खाट पर मुखिया रामस्वरूप विराजमान हैं। पास में पंच भोलाराम, हरकू, धनीराम और नथथू बैठे हैं। चारों ओर ग्रामीणों की भीड़। बीच में नवयुवक मोहन और मुखिया का भतीजा टुन्नू खड़े हैं। मोहन के हाथ में कागज हैं। मुखिया पान चबाते हुए गंभीर होकर बोल रहे, मोहन क्या गुहार लगाने आया है? देख, ये पंचायत है, कोई खिलौना नहीं। तेरे जैसे नौजवान बड़ों के सामने ज़बान लड़ाते हैं, वही दिक्कत है। मोहन हाथ जोड़कर, मुखिया जी, मैं विनती करने आया हूँ। मेरे खेत की मेड़ टुन्नू भैया ने तोड़ दी, मेरी ही जमीन पर कब्जा जमा रहे हैं। पटवारी के कागजात साफ बताते हैं कि वो मेरा खेत है। आप न्याय करें। टुन्नू बीच में कूदकर झूठ बोलता है। उसके दादा ने वो टुकड़ा हमारे बाबू को सालों पहले गिरवी रख दिया था। मुखिया टुन्नू की ओर हल्की मुस्कान से देखते हुए, सुन तो सही, किताबी कीड़ा है। मोहन, टुन्नू का बाप मेरा भाई है, पर न्याय में हम कोई रिश्ता नहीं देखते। लेकिन बिना गवाह के यूं ही इल्जाम लगाना हमारी बेइज्जती है। हम तो पूरी जिंदगी सच्चाई की मिसाल रहे हैं। मोहन धीरज से, मुखिया जी, मुझे मालूम है आप सच्चाई की मिसाल हैं। इसीलिए तो आपकी पंचायत में आया हूं। पर क्या आप मेरे कागज देखेंगे? पंच हरकू, अरे कागज तो जाली भी हो सकते हैं। टुन्नू अपने बाप के साथ हमेशा से इस चौपाल में बैठा है, संस्कारी लड़का है। तू तो शहर की हवा खा आया है, तेरी नीयत ठीक नहीं। ग्रामीणों में कानाफूसी शुरू। मोहन हल्की मुस्कान के साथ, पंच जी, आपने अभी कहा कि शहर की हवा से नीयत खराब हो जाती है। लेकिन पिछले सावन में मंदिर में आपने खुद भाषण दिया था कि दहेज लेना और देना दोनों पाप हैं। शहरों में ही नहीं, गांवों में भी यह बीमारी है। और फिर अपनी बेटी गुड़िया की शादी में लाखों का दहेज लिया और बुलेट गाड़ी भी मांगी। यह कौन सी सच्चाई है? हरकू लाल पीला हो जाता है। भीड़ में से कुछ लोग हंसते हैं। हरकू चुप। वो तो लड़की की शादी की मजबूरी थी। उल्टा बोलता है। मोहन, मजबूरी ही सही, पर जब दूसरों को उपदेश देते हैं तो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं होता? यही तो दम्भ है, जो नहीं है वैसा दिखने की कोशिश करना। मुखिया खिसियाकर, बदतमीज, तू हमें सिखाएगा? हम उम्र भर इस गांव की सेवा करते आए हैं। धर्म, कर्म, सच्चाई सब हमारे खून में है। मोहन, मुखिया जी, आपका धर्म कर्म तो पूरा गांव जानता है। कल ही आपने रामायण पाठ में कहा था कि जो दूसरे की थाती हड़पता है उसका नरक में वास होता है। पर कुछ महीने पहले गांव के तालाब की सफाई का जो चंदा आया था, उसमें से 50,000 रुपए आपके घर की दीवार में लग गए और तालाब आज भी गंदा है। क्या यह दूसरे की थाती हड़पना नहीं है? मुखिया बिफरकर, कमबख्त, गवाह ला, नहीं तो। मोहन, गवाह आपका अपना बेटा है, जिसने अपने दोस्त को फोन पर बताया था। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। लेकिन मैं वो यहाँ नहीं बजाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद किसी की बेइज्जती नहीं, सिर्फ इतना समझाना है कि हम सब दिखावे का चोला पहनकर कब तक एक दूसरे को ठगेंगे। भीड़ में सनसनी फैल जाती है। कोई कहता है, मोहन सही कह रहा है। पंच नथथू सांप की तरह फुफकारते हुए, मोहन तू तो नास्तिकों की तरह बोल रहा है। भगवान से डर। हम लोग तो धर्म ग्रंथों के अनुसार चलते हैं। तू हमारी परीक्षा मत ले। मोहन, पंच नथथू, आप धर्म ग्रंथों का हवाला देकर दूसरों को डराते हैं, पर खुद सुबह सुबह मंदिर की घंटी बजाकर शाम को जुआ खेलते हैं। पिछली दिवाली आपने पड़ोसी के खेत से फसल चुराई और गांव में कहते फिरे कि ईश्वर ने दिया है। ये कौन सा धर्म है?
यही दंभ है, ऊपर से भगवान का लिबास, भीतर चोरी और झूठ। नत्थु सन्न रह जाता है, लोग आपस में बड़बड़ाने लगते हैं। पंच धनीराम बनावटी शांति से, बेटा तूने बहुत बोल लिया, अब टुन्नू का खेत उसी का है, यही पंचायत का फैसला है। मोहन पंच धनीराम, आपको तो मैं सबसे ईमानदार समझता था, पर आपने भी अपना चुनाव खर्च निकालने के लिए राशन की दुकान से गरीबों का गेहूं बेच दिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब आपकी दुकान के बाहर लाइन में खड़ी विधवा माँ को खाली बोरा थमा दिया, तब मुझे सच्चाई का पता चला। अब बताइए, दंभ किसे कहते हैं? जो नहीं है वैसा दिखना। आप सब बाहर से न्याय की मूर्ति बनते हैं, भीतर से मोहलोभ से भरे हैं। धनीराम नजरें झुकाकर चुप हो जाते हैं। टुन्नू चिढ़कर, बहुत हुआ, इसे उल्टा लटका दो। मोहन जोश में, लटकाओगे कैसे? मुझे मालूम है यहाँ हथकड़ी डंडे तुम्हारे इशारे पर चलते हैं, लेकिन आज मैंने पूरे गांव के सामने आप लोगों के दंभ का पर्दाफाश कर दिया। अब न्याय दो, नहीं तो इस खाप पंचायत की इज्जत मिट्टी में मिला दो। मांगता हूँ एक साफ सुनवाई, या तो मेरे कागजात की जांच हो, गांव के हर आदमी के सामने पटवारी बुलाओ, या फिर मैं कोर्ट जाऊंगा और वहां भी यही सबूत दूंगा। मुखिया गुस्से से कांप रहा है। तभी भीड़ में से बुजुर्ग दादा ख्यालीराम लाठी टिकाते हुए आगे आते हैं। दादा ख्यालीराम, रामस्वरूप, ये लड़का जो कह रहा है उसमें दम है। हम सब ने अपनी अपनी ढपली बजाई है। दंभ का यह रोग हमारे खून में सड़न की तरह घर कर गया है। मैं भी पिछले साल अपनी पोती को स्कूल भेजने की बजाय घर के काम में रखकर दुनिया को दिखाता रहा कि लड़कियों की पढ़ाई का समर्थन करता हूँ। ये लड़का आईना दिखा रहा है। कई ग्रामीण सिर हिलाते हैं, कुछ तालियां बजाते हैं। मुखिया और पंच असहज होकर एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। मुखिया हारकर झेंपते हुए, ठीक है, करो जांच। लेकिन हमने कोई धोखा नहीं किया, सब रिवायत के मुताबिक चल रहा था। मोहन, रिवायत का नाम लेकर दंभ को ढोना बंद करिए मुखिया जी। यह मेरा न्याय नहीं, सबका न्याय है। मुझे जमीन से ज्यादा चिंता इस बात की है कि जिस पंचायत को न्याय का स्तंभ माना जाता है, वहां पाखंड का बसेरा हो गया है। चलिए अभी पटवारी को बुलाइए। और हाँ, आप सब अपने अपने दामन में झांकिए। जो नहीं है वैसा दिखने की कोशिश करना, यही दंभ है। इसी पाखंड ने गांव की जड़ें खोखली कर दी हैं। 4. मोहन गांव वालों की ओर मुड़ता है। मोहन भाइयों, असली पंचायत तब होगी जब हम सब अपने भीतर बैठे पाखंडी को बाहर निकालेंगे। कोई मुखिया नहीं, कोई पंच नहीं, सबसे पहले हम अपनी दंभी सोच को चुनौती दें। बाकी मेरे खेत का फैसला तो होगा, पर असली जीत तब होगी जब इस चौपाल में सिर्फ सच नजर आएगा, दिखावा नहीं। भीड़ में से जयकारा उठता है। मुखिया और पंचगण चेहरे पर हथेली रखे बैठे रह जाते हैं। मोहन कागज लहराते हुए आगे बढ़ता है। समाप्त।